नमस्कार दोस्तों, शुरू करते हैं हम हमारे PYQ का एनालाइज। PYQ की जैसे सीरीज़ चल रही है इसको भी आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं PYQ। और ये पिछली एक क्लास हो चुकी है तो उसको भी आप करिए। हम ईयर वाइज PYQ कर रहे हैं, अभी हिस्ट्री के चल रहे हैं तो देखिए और साथ बनाए रखिए। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित भक्ति संतों पर विचार कीजिए। दादू दयाल, गुरु नानक, त्यागराज, इनमें कौन उस समय के उपदेश देते थे जब लोधी वंश का पतन हुआ तथा बाबर सत्तारूढ़ हुआ। तो इस टाइप के ट्रिकी क्वेश्चन देते हैं तो इनमें थोड़ा सा फैक्चुअल का ज्ञान होना चाहिए और थोड़ा सा डीप पढ़ाई करनी पड़ती है। तो मेरे ख्याल से इसका केवल 2 होगा और आप देखिए आप कौन सा लगाते हैं और आप पॉज करके देख सकते हैं। मैं इसका नीचे एक्सप्लेन बताऊंगा क्या है क्या नहीं। मेरे ख्याल से 2 होगा, गुरु नानक होंगे। देखिए दोस्तों 2 है क्योंकि दादू दयाल 1544 से 1603 निर्गुण भक्ति परंपरा के प्रमुख संत थे। दादू कबीरपंथी इनके गुरु कमाल कबीर के पुत्र थे तथा अकबर के समकालीन थे। दादू ने निपक संप्रदाय की स्थापना की थी। गुरु नानक जी 1469 से 1538 कबीर की भांति निर्गुण भक्ति परंपरा के प्रमुख संत थे। इन्होंने सिख धर्म की स्थापना की। वे मूर्ति पूजा, तीर्थयात्र, जातिगत आडंबरों पर विश्वास नहीं रखते थे, इनके खिलाफ थे। त्यागराज का जन्म 1715 तंजावुर तमिलनाडु। भगवान के राम के प्रबल भक्त थे, ये भगवान के भक्त थे। ये गुरु नानक इसका राइट है। मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर लिया है और ये मोटे मोटे जो आपको सन वगैरह इनको आप लिख लीजिए कि कहाँ से क्या होगा, कुछ नहीं। और देखिए दोस्तों ये UPSC 2018 में त्यागराज पर फिर से प्रश्न पूछा गया था। ये 2014 का PYQ है और 18 में भी पूछा गया था। UPSC अक्सर ऐसे प्रश्न पूछता है कि कौन किसके समकालीन था। ये समकालीन वाले फेवरेट क्वेश्चन है UPSC के, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए इस पर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों पर विचार कीजिए। अजंता की गुफा, लेपाक्षी मंदिर, सांची स्तूप। उपयुक्त स्थलों में से कौन से भित्ति चित्रकला जाने जाते हैं? तो मेरे ख्याल से जो सांची स्तूप उसमें भित्ति चित्र नहीं था, तो मुझे इसमें भी लग रहा है, लेकिन आप पॉज करके बताइए कौन सा। चलिए नीचे इसका ऑप्शन देखते हैं। देखिए इसका भी केवल बी है। अजंता की गुफा है महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में भागोर नदी, ये नदी को हाईलाइट कर देता हूँ। इसको कौन सी नदी के किनारे है? भागोर नदी के किनारे सह्याद्री पहाड़ियों को काटकर बनाई गई है। इनको पहाड़ियों को काटकर बनाई। कुल गुफा है 29 से 25 विहार है तथा 4 चैत्य बौद्ध धर्मों को समर्पित है। ये बौद्ध धर्मों को समर्पित है। इन गुफाओं में बुद्ध से संबंधित भित्ति चित्रों का अंकन किया गया है। अधिकतर चित्र बुद्ध के जीवन से संबंधित है, जैसे कि महाभिनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण, वर्णप्रसन्न राजकुमारी का चित्र, गौतम बुद्ध का वैराग्य उत्पन्न होने के 4 दृश्य, बोधिसत्व, अण्वा वज्रवाणी के चित्र इत्यादि है। 8वीं से 13वीं सदी तथा तक की 6 गुफाएं हीनयान संप्रदाय की हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर देता हूँ कि 8वीं से 13वीं सदी की गुफा तक की 6 गुफाएं हीनयान संप्रदाय को। गुफा संख्या 17 को रसचक्रिका गुफा एवं चित्रशाला कहा जाता है। इसमें सर्वश्रेष्ठ चित्र माता शिशु का है। अधिकतर चित्र बुद्ध के हैं, जीवन से संबंधित है, जैसे महानिष्प्रक्रमण, महानिर्वाण के दृश्य आदि। इन गुफाओं का निर्माण प्रथम शताब्दी कब किया गया था? तो फर्स्ट सेंचुरी, सातवाहन काल, गुप्त काल, चालुक्य काल और वाकटक काल में किया गया था। ये इनके काल में बनाई गई थी। सांची स्तूप मध्य प्रदेश का निर्माण अशोक ईंटों का तथा शंकु काल में, इसे पाषाण काल में बनाया गया। इनको सांची स्तूप को पाषाण काल में बनाया गया था। ध्यान रहे कि सांची स्तूप के पर भित्ति चित्र का निर्माण नहीं मिलता। ये याद रखिए, सांची स्तूप में वो भित्ति चित्र का निर्माण नहीं मिलते। इस तरह आप क्वेश्चन को एलिमिनेट भी कर सकते हैं। लेपाक्षी मंदिर कहाँ है? लेपाक्षी मंदिर आंध्र प्रदेश विजयनगर साम्राज्य काल में बनाया गया था। यह 3 देवताओं विष्णु, शिव और वीरभद्र को समर्पित। लेपाक्षी में विजयनगर काल के कई भित्ति चित्र, फ्रेस्को पेंटिंग से उचित छत भरी पड़ी है। ध्यान रहे कि वर्ष 2012 में वीरभद्र स्वामी मंदिर को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की अस्थायी सूची में शामिल किया गया था। देखिए दोस्तों कितने अच्छे तरीके से हम इनको कवर कर रहे हैं। पूरा एक्सप्लेन बता रहा हूँ कि कैसे क्या है। तो ये आपको एग्जाम में जाने से पहले बहुत ज़्यादा हेल्प करने के पास आपको ये हमारे वीडियो को ज़्यादा लंबे नहीं रहेंगे, 20-20 25-25 मिनट के वीडियो रहेंगे। तो आप इनको 1.5 की स्पीड में आराम से रिवाइज कर सकते हैं। UPSC ने अजंता गुफा पर 2021 में कथन भी पूछा था। देखिए दोस्तों कि कैसे PYQ रिपीट होते हैं। आप एक बार इनकी थीम को पकड़ लीजिए तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों।
भारत में दार्शनिक विचार के इतिहास के संबंध में सांख्य संप्रदाय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सांख्य पुनर्जन्म या आत्मा के आवागमन के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता है। सांख्य की मान्यता है कि आत्मा ज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है और ना कोई प्रभाव कारक है। उपयुक्त में कौन सा सही है? चलिए दोस्तों इसका देखते हैं कौन सा सही है, पॉज करके बताने की कोशिश कीजिए। इसका भी केवल बी सही है। सांख्य दर्शन के बारे में जानते हैं। सबसे प्राचीनतम षड दर्शन है सांख्य, सबसे प्राचीन षड दर्शन है दोस्तों। इसके पिता महर्षि कपिल थे। सांख्य दर्शन के कौन थे? कपिल। ये याद रखना है आपको। सांख्य दर्शन का प्राचीनतम ग्रंथ ईश्वर कृष्ण की सांख्य कारिका है। सांख्य दर्शन के अनुसार जगत की उत्पत्ति से नहीं बल्कि पुरुष आत्मा बुद्धि तथा प्रकृति के सहयोग से हुई है, अतः यह दर्शन आत्मा के आगमन को स्वीकार करता है। सांख्य दर्शन वैज्ञानिक जांच दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। यह द्वैतवाद का पालन करता है। ये द्वैतवाद का पालन करता है, अर्थात आत्मा और पदार्थ दो अलग अलग तत्व है। यह सही ज्ञान की महत्ता आत्मज्ञान पर जोर देता है, क्योंकि व्यक्ति की दुर्दशा का कारण ज्ञान की कमी है। आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है, अतः कथन दो सही है। दो सही। सांख्य दर्शन के अनुसार ज्ञान प्राप्ति के साधन तीन है: प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द अर्थात सुनना। सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति का विकास सत्व, इच्छाई, रजस, सगुण तथा तमस के गुणों से हुआ। आस्तिक मत में षडांग दर्शन सिद्धांत कहते हैं। इसमें सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत शामिल है। आस्तिक आपको पता है कितने आस्तिक है, और नास्तिक जो भगवान को नहीं मानते, आत्मग्रह नहीं मानते, उसमें बौद्ध, जैन, चारवाक, इसमें भौतिकवादी दर्शन भी कहते हैं। योग दर्शन इसमें प्रणेता पतंजलि है, जिन्होंने योग सूत्र नामक ग्रंथ की रचना की। वैशेषिक इस दर्शन के प्रवर्तक महर्षि कणाद है, जिन्होंने कणाद सूत्र की रचना की। न्याय दर्शन के प्रवर्तक महर्षि गौतम माने जाते हैं, जिनका ग्रंथ न्याय सूत्र है। वेदांत दर्शन ईसा पूर्व 2वीं सदी में संकलित है। पदरायण का ब्रह्मसूत्र इस दर्शन का मूल ग्रंथ है। इसे उत्तर मीमांसा भी कहते हैं। बाद में इस पर दो प्रख्यात तो शंकराचार्य 9वीं सदी था और रामानुज 12वीं सदी द्वारा लिखे गए। मीमांसा कर्म कांड और यज्ञ दर्शन के प्रतिपादन में आचार्य जमीन को नाम अग्रणी है। देखिए दोस्तों कितनी बेहतरीन तरीके से पूरा एक्सप्लेन कर रखा है कि सबके नाम अगर आपको एक याद हो जाएंगे तो इसको IMP क्वेश्चन है इस टाइप के UPSC में। चलिए आगे देखते हैं। भारत की संस्कृति इतिहास के संदर्भ में नृत्य और नाटक कला की एक मुद्रा जिसे त्रिभंग कहा जाता है, प्राचीन काल से आज तक भारतीय कलाकार को अच्छी प्रिय रही है। निम्नलिखित में से इस कथन को मुद्रा को सर्वोत्तम रूप से वर्णित करता है। एक पाँव मोड़ा जाता है और देह थोड़ी किंतु विपरीत दिशा में कटी एवं ग्रीवा पर चक्र की जाती है। मुख अभिव्यंजनाएं, हस्त मुद्राएं, असाध्य कतिपय महाकाव्य अथवा ऐतिहासिक पात्र के प्रति आत्मात्मक रूप के व्यक्त करने के लिए संयोजित की जाती है। देह, मुख एवं हस्तों की गति का प्रयोग स्वयं को व्यक्त करने अथवा एक कथा कहने के लिए किया जाता है। मंद स्थिति थोड़ी वक्र हस्त मुद्राओं पर बल दिया जाता है। प्रेम और श्रृंगार की अनुमति व्यक्ति देखती है। इसका क्या आंसर है दोस्तों? इसका केवल एक ही आंसर है कि एक पाँव मोड़ा जाता है और देही की थोड़ी सी किंतु विपरीत दिशा में कोटि एवं ग्रीव पर वक्र की जाती है। उड़ीसा नृत्य में त्रिभंगा कहाँ का है? उड़ीसा नृत्य में त्रिभंगा तथा चौक एक वर्ग की नकल करने वाली स्थिति दो प्रमुख आसान है। उड़ीसा नृत्य को मोबाइल नृत्य कला भी कहते हैं। भारत के शास्त्रीय नृत्य में UPSC अक्सर प्रश्न पूछता रहता है, थोड़ा विस्तार से जाने। शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम दोस्तों कहाँ का? तमिलनाडु का। कथक है उत्तर प्रदेश का। कथकली है केरल का। कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का। मोहिनीअट्टम है केरल का। शास्त्रीय है असम का। मणिपुरी है मणिपुरी का। और उड़ीसा है उड़ीसा का। तो ये बहुत IMP क्वेश्चन है कि इस तरह की वो कभी जोड़ी बना कर पूछ लेते हैं कि इसका कौन है उसका कौन है, तो आपको ध्यान रखकर चलना पड़ेगा कौन कहाँ के है। तो मैंने इनको हाईलाइट कर दिया है, ये बहुत IMP है, इनको आपको अच्छे से करने के। शास्त्रीय नृत्य और राज्य कौन कौन से? एनी बेसेंट के होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थी। थियोसॉफिक सोसाइटी स्थापक थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार अध्यक्ष भी थी। तो इसमें कौन सा होगा दोस्तों? देखिए मेरे ख्याल से तीनों हो सकते हैं या फिर 3 का एलिमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से तीनों ही लग रहे हैं। देखते हैं कौन सा सही होता है। सी है, केवल एक और 3 थियोसॉफिक स्थापना नहीं की थी इसने। एनी बेसेंट का जन्म 1857 आयरलैंड के। 1893 में भारत आगमन। भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत एनी बेसेंट तथा तिलक ने मिलकर की थी। स्वशासन की मांग करता था। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 मद्रास में अखिल भारतीय होम रूल की स्थापना की। एनी बेसेंट 1917 में कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी। ये प्रथम महिला अध्यक्ष बनी एनी बेसेंट जी। प्रथम अध्यक्ष बनी
जबकि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी, कानपुर अधिवेशन 1925 में। नोट: नलिनी सेन गुप्ता 1933 के कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्ष बनी, वो तीसरी महिला तथा दूसरी भारतीय महिला अध्यक्ष थी। जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना, लाला लाजपत राय, CR, मोतीलाल नेहरू, भुलाभाई देसाई बेसेंट की इत्यादि लीग के सदस्य बने। बेसेंट ने न्यू इंडिया तथा कामनावली नामक उपहार भी निकाले। एनी बेसेंट सेंट्रल स्कूल की स्थापना की, जिसके बाद थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कर्नल H. ऑलकट तथा मैडम वल्वस्की ने न्यूयॉर्क में की थी। 1886 में अंडे मद्रास की थियोसॉफिकल सोसाइटी का रखा गया। 1907 में ऑलकट की मृत्यु के बाद बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी अध्यक्ष बने तथा कथन 2 गलत है। मैंने बोला था कथन 2 गलत है। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, हिल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित है? भारतीय द्वारा हथियार लेकर चलने पर कुछ प्रतिबंध को लागू किया जाना, भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों और पत्रिकाओं पर प्रतिबंध लागू किया जाना, यूरोप के लोगों को मामले की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यता को हटाया जाना, आयातित सूची पर लगाए शुल्क को हटाया जाना। आप दोस्तों ये वीडियो को पॉज करके मैं क्वेश्चन पढ़ूँ तब पॉज करके आंसर लगाने की कोशिश कीजिए, जिसके बाद में एक्सप्लेन तो बताता हूँ कि क्या एक्सप्लेन है, तो आपके मन से एक कॉपी बना लीजिए कि ये बता रहे तो जैसे कि पहला क्वेश्चन आया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, तो जैसे पहले पे पॉज कर लिया, मन से लगाने की कोशिश कीजिए। पहला का C है, ये पहला का C है, दूसरा का D है, फिर मैं बताऊँ तो इसका A क्यों आया है, वो क्यों आया, उसमें आपको कमी पता चल जाएगी। जैसे कि चलिए शुरू करते हैं। इसका C सही है। यूरोप के लोगों को मामले में सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यता तो हटाई जाना। इल्बर्ट बिल कब आया था? 1884। इल्बर्ट भारत सरकार का विधि सदस्य ने 1883 में भारतीय मजिस्ट्रेटों को यूरोपीय मजिस्ट्रेटों के समान अधिकार, जिसके माध्यम से वे फौजदारी मामलों में यूरोपीय लोगों के मुकदमे की सुनवाई कर सकते थे, लेकिन बिल का यूरोपीय लोगों ने प्रबल विरोध किया। से भारत के गवर्नर बिल को मूल रूप से स्वरूप में पास नहीं करवा सके तथा यह निर्धारित किया गया कि किसी मामले में यूरोपीय अपराधी ज्यूरी की मांग कर सकते हैं, जिससे आधे सदस्य न्यायाधीश यूरोपीय हो गए। समझे दोस्तों? इसके बाद है रेड क्लिफ समिति किसके लिए नियुक्ति की गई थी? भारत में अल्पसंख्यकों की समस्या को सुलझाने के लिए, स्वतंत्रता विधेयक कार्यरूप प्रणीत करने के लिए, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमाओं को निर्धारित करने के लिए, ये तो आपको पता ही होगा। रेड क्लिफ की भारत और पाकिस्तान की सीमाओं को निर्धारित करने के लिए की गई थी। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा निर्धारण करने के लिए सर सिरिल रेड क्लिफ की अध्यक्षता में आयोग का गठन किया गया। वर्तमान भारत में पाकिस्तान तथा भारत बांग्लादेश के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा होने के नाम पर रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है। और मैकमोहन भारत चीन से संबंधित है। डोरंडो रेखा भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच संबंधित। मध्यकालीन भारत में महत्तर और पट्टिकली पदनाम किनके लिए प्रयुक्त होते हैं? सैन्य अधिकारी के लिए, ग्राम मुखिया के लिए, वैदिक कर्मकांड के लिए और शिल्प सैनिक के लिए। मुझे लगता है वैदिक कर्मकांड भी हो सकता है इसका, मेरे ख्याल से बी गुरु। देखिए दोस्तों, ग्राम मुखिया। गुप्त काल में ग्राम शासन प्रशासन ग्राम का सर्वोच्च अधिकारी ग्रामीण या महत्तर होता था। उसकी सहायता के लिए ग्राम सभा होती थी। कुमारगुप्त के दामोदर पुत्र ताम्रपत्र संख्या 3 में ग्राम सभा के कुछ पद नाम जैसे महत्तर, अष्टकुलधारी, भूमि क्रय विक्रय संबंधी, ग्रामिक कुटुंब आदि मिलते। ताम्रक भी ग्राम सभा से जुड़ा अधिकारी था। नगर का प्रधान अधिकारी पूर्वपाल या दिन कहा जाता है। ग्राम सभा का मध्य भारत में पंचमंडली कहा जाता है। अन्य इकाई समूह छोटी विषय भक्ति है। यूपीएससी अक्सर एनसीईआरटी की शताब्दियों में ये प्रश्न पूछती रहती है। आगे का देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 19वां है, निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से है? अवंती, गंधार, कौशल, मगध। इसका देने की कोशिश करिए। क्या है? बेसिक सा क्वेश्चन है, इनको ये तो आपको पता रहना चाहिए क्या होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, इसका एक्सप्लेन देखते हैं। इसका है केवल 3 और 4, कौशल और मगध। महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़े 8 स्थानों को बुद्ध ग्रंथों में अष्टम स्थान कहा गया है। पहला है लुम्बिनी, जहाँ जन्म हुआ था। बोध गया, ज्ञान प्राप्ति। सारनाथ, प्रथम प्रवचन। कुशीनगर में मृत्यु। श्रावस्ती, कौशल, सकाय, राजगृह में मगध। वैशाली, वज्जी। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। मगध को प्रचार केंद्र बनाया। कौशल नरेश रेशनजित उनके समकालीन थे। बिंबासर तथा अजातशत्रु उनके समकालीन थे। मगध महात्मा बुद्ध कभी अवंती तथा गंधार नहीं गए। वो कभी भी अवंती और गंधार नहीं गए। अवंती न गए, उज्जैन हो गए, गंधार। सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। देखिए पीवाईक्यू कितने इंपॉर्टेंट है। सेम क्वेश्चन 2015 में भी रिपीट हुआ है, तो ये पीवाईक्यू
बाइबल है, गीता है आपके लिए। आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारत की संस्कृति इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द किसके लिए निर्दिष्ट करता है? ग्राम के ज्येष्ठ जनों की सभा के लिए, धार्मिक समुदाय के लिए, मंदिर रचना शैली के लिए, प्रशासनिक अधिकारी के। तो इसका आएगा मंदिर रचना शैली के लिए। पंचायत शैली की शुरुआत गुप्त काल में हुई। यह नागर शैली के अंतर्गत आती है। इसमें मुख्य देवता के मंदिर के साथ चारों कोनों पर 4 छोटे मंदिर भी शामिल होते हैं, जिसमें अन्य देवी देवता की प्रतिमाएं रखी जाती है। ये देखिए इसका स्ट्रक्चर है, ये ऐसा स्ट्रक्चर है। इसमें अलग अलग जो स्ट्रक्चर ऐसा है, इसमें अलग अलग देखा गया चित्र में। प्लेन ऑफ टेम्पल कहाँ का है? आंध्र में है। मंडप, महामंडप, ये ऑटो जो ट्रांसपोर्टिंग नेपाल। यूपीएससी अक्षर नागर द्रविड़ रेसर और प्रश्न पूछता है उनकी क्षेत्रीय विशेषता पर भी ध्यान दे। तो देखिए दोस्तों, आज भी हमने 10 क्वेश्चन किए हैं। कैसा लगा आपको एक कमेंट बॉक्स में बताइए मेरे को, और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। जहाँ कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और ऐसे ही हम ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी, डेली आएगी। थैंक यू सो मच।